आज हम एक काफी दिलचस्प मामले पर बात कर रहे हैं। एक कथित फिल्म मेकर और एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट की कहानी। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आजकल ऑनलाइन दुनिया में चीजें उलझी हुई हैं। बिल्कुल। हमारे पास पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की साइबर सेल की जांच से जुड़ी कुछ जानकारी है और ये सूत्र बताते हैं कि कैसे शिवम बालकृष्ण संवत्सरकर नाम का एक व्यक्ति जो कहता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री से है, हाँ। वो असल में एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा निकला। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कैसे ये पुलिस के रडार पर आया। तो शुरुआत हुई शिवम बालकृष्ण संवत्सरकर की गिरफ्तारी से। ये एरंडवणे के रहने वाले हैं। पुलिस इन तक पहुंची कैसे? हाँ, तो हुआ ये कि पुलिस एक ऑनलाइन स्टॉक मार्केट फ्रॉड की जांच कर रही थी। एक विक्टिम थे जिनके साथ 57 लाख रुपए की ठगी हुई थी। 57 लाख रुपए, हाँ। काफी बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। तो जब पुलिस ने पैसे का ट्रेल फॉलो किया, मतलब कहाँ कहाँ गया पैसा, हाँ, तो वो पहुंचे संवत्सरकर की कंपनी बालाजी एंटरप्राइजेस के HDFC बैंक अकाउंट तक। वो 57 लाख रुपए उसी अकाउंट में जमा हुए थे। अच्छा, तो ये सिर्फ 57 लाख का ही मामला था या फिर कुछ और भी निकला? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। जब और जांच हुई तो पता चला कि संवत्सरकर के अकाउंट में फ्रॉड के जरिए, मतलब अलग अलग तरीकों से, कुल 86.43 लाख रुपए से ज्यादा आए थे। अरे बाप रे। हाँ, असल में उसका अकाउंट एक तरह से म्यूल अकाउंट जैसा काम कर रहा था। म्यूल अकाउंट मतलब गैर कानूनी पैसा लेने और उसको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला अकाउंट, ताकि पैसे का असली सोर्स छुपाया जा सके, उसको लीगल दिखाने की कोशिश। समझी। और वो बेचारे पीड़ित जिनके 57 लाख गए, वो कैसे फंस गए इस जाल में? उनकी क्या कहानी थी? देखिए, ये कहानी आजकल बहुत सुनने में आ रही है। वो एक हाईली एजुकेटेड IT प्रोफेशनल थे। अच्छा। उन्होंने YouTube पर स्टॉक मार्केट टिप्स का कोई वीडियो देखा। शायद सोचा होगा कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, होता है ऐसा। उस वीडियो में एक लिंक दिया हुआ था। उस पर क्लिक किया तो एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया और फिर निवेश करने के लिए। ओह, तो एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। और शुरुआत में तो जाहिर है उस ऐप पर प्रॉफिट भी दिखाया गया, भरोसा जीतने के लिए। हाँ, ये उनका तरीका होता है। लेकिन जैसे ही उन साहब ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की, उनसे अलग अलग तरह के चार्ज मांगे जाने लगे। कभी टैक्स के नाम पर, कभी प्रोसेसिंग फीस। अच्छा। बस जब तक उनको एहसास हुआ कि ये सब फ्रॉड है, तब तक वो 57 लाख रुपए से ज्यादा गंवा चुके थे। बहुत दुख की बात है। और इन्हीं पैसों के लेन देन से पुलिस संवत्सरकर तक पहुंची। एग्जैक्टली। तो जब पुलिस ने संवत्सरकर को पकड़ा, उसने क्या कहा? क्या फौरन मान लिया? नहीं, पहले तो वो इनकार ही करता रहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि वो बैम्बिनो नाम के एक चीनी नागरिक के साथ काम कर रहा था। चीनी नागरिक? हाँ, और संवत्सरकर का काम था अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स शेयर करना, ताकि फ्रॉड का पैसा उन अकाउंट्स में आ सके। लेकिन कोई ये सब क्यों करेगा? मतलब इतना बड़ा रिस्क लेके उसे क्या मिल रहा था इसके बदले? यही तो बात है, लालच। उसे हर ट्रांजैक्शन पर, मतलब जितनी भी रकम आती थी, उस पर 10% कमीशन मिलता था। 10%? हाँ, और इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि वो कम से कम 6 महीने से ये म्यूल अकाउंट वाला धंधा कर रहा था। 6 महीने से? जी, और लगातार अपने अकाउंट डिटेल्स उन चीनी फ्रॉडस्टर्स के साथ शेयर कर रहा था। और बात यही खत्म नहीं होती। पता चला है कि उसके कुछ दोस्त भी इसी तरह की एक्टिविटीज में शामिल थे। अच्छा, मतलब ये नेटवर्क जैसा था? लगता तो यही है। अकेले संवत्सरकर के अकाउंट के खिलाफ ही कम से कम 15 शिकायतें दर्ज हुई हैं अलग अलग जगहों से। 15 शिकायतें सिर्फ 10% कमीशन के लिए? सोचने वाली बात है। तो अब उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है? देखिए, चार्जेस काफी सीरियस हैं। उस पर इंडियन पीनल कोड की जो नई धाराएं हैं, भारतीय न्याय संहिता की, उनके तहत मामला दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके अलावा IT एक्ट की धाराएं भी लगी हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चीटिंग करने के लिए। मतलब कानून उसे हल्के में नहीं ले रहा। तो ये मामला सिर्फ एक अकेले आदमी का नहीं है, इसका असर काफी बड़ा है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसको बड़े पिक्चर में देखें तो ये केस फिर से वही पैटर्न दिखा रहा है जो हम आजकल देख रहे हैं। कौन सा पैटर्न? कि कैसे इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल गैंग्स भारत में लोगों को म्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। सही कहा। और पुलिस अधिकारियों का भी यही कहना है कि इस तरह के ऑपरेशंस अब और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, मतलब और चालाकी भरे और बड़े स्केल पर हो रहे हैं। वो लोग लगातार नए नए तरीके निकाल रहे हैं ठगी करने के। कथित फिल्म मेकर पैसों की हेरा फेरी में शामिल, हाँ, और तार सीधे चीन तक।
ये दिखाता है कि साइबर क्राइम कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। बिल्कुल। और ये कुछ जरूरी सवाल भी खड़े करता है ना। पहला तो ये कि हम ऑनलाइन मिली जानकारी पर कितना भरोसा करें, खासकर जब पैसे की बात हो। सही बात है। और दूसरा कि कैसे 10% जैसा छोटा सा दिखने वाला लालच भी लोगों को इतने बड़े क्राइम नेटवर्क का हिस्सा बना सकता है। शायद उनको अंदाजा भी नहीं होता कि वो कितना गहरा फंस रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल है। और शायद एक विचार हम यहाँ छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। बताइए। कि जैसे जैसे अपराधी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्रॉड के नए तरीके इजाद कर रहे हैं, हम सबके लिए ये कितना ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी और ख़ासकर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर और भी ज़्यादा सतर्क और जागरूक रहें। बिल्कुल, सावधानी ही बचाव है, खासकर इस डिजिटल युग में।